हे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 5 लेक्चर्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2.8 से, दैट इज डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो इसको आप बड़े ध्यान से देखना। इसके पहले भी जो टॉपिक्स थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। तो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो टाइप के जो फिजिकल क्वांटिटीज है दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं, याद रखना। दूसरा होता है डिराइव क्वांटिटी। तो दोनों के बच्चों आपको पता है क्या होते हैं, दोनों के यूनिट्स होते हैं, है ना। इसके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, इसके डिराइव यूनिट्स होते हैं, दोनों के यूनिट्स होते हैं। तो अब क्या होता है बच्चों कि जो यूनिट्स है इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस करेंगे, या तो डिराइव्ड हो या तो फंडामेंटल हो। इसको हम लोग किस में एक्सप्रेस करेंगे। आपके फंडामेंटल क्वांटिटी कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो उस यूनिट को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में, जो कि है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर को केल्विन, करंट को एम्पियर, कितना हो गया 5, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल, मोल, ठीक है, और अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला। तो जो ये वाले पार्ट है, जैसे ये अगर मैं के की बात करूँ तो ये तो अगर आपका थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आएगा तो केल्विन जैसे टेम्परेचर वगैरह आया तब आएगा, ठीक है। और अगर मैं एम्पियर की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट में आएगा डायमेंशन ये वाला ज़्यादातर। और मैं इसकी बात करूँ तो गैसेस वगैरह हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया ऑफ गैसेस, तो उसमें आएगा मोल। और ये तो ज़्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बात करें हम लोग अभी मैकेनिक्स की, तो स्टार्ट जो आपका पार्ट चल रही है मैकेनिक्स का ज़्यादा ही चल रहा है। तो मैकेनिक्स में ज़्यादातर आपका ये 3 ही आएगा, ठीक है, LMT। इस 3 से ही आपको डील करना पड़ेगा डायमेंशन से। तो बेसिकली हम लोग जो डायमेंशंस लेंगे वो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लेते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया ये कौन कौन से पार्ट में आएगा फिजिक्स के। जो मैकेनिक्स में आएगा वो ये 3 आएगा, लेंथ, मास, टाइम। तो हम लोग लेंथ, बेसिकली लेंथ, मास और टाइम से डील करने वाले डायमेंशंस में, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में। और डायमेंशन हम लोग ये ब्रैकेट से बताते हैं, याद रखना, ये जो ब्रैकेट्स हैं इससे हम लोग बताते हैं, ठीक है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होगा वो देखते हैं। ओके, ये आपको मालूम पड़ा। हम लोग यूनिट्स को एक्सप्रेस करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, जो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है। तो मैकेनिक्स में आपका क्या होगा, ये सिर्फ ये 3 पार्ट होगा, सिर्फ ये 3 ही चीज़ होगा, लेंथ, मास, टाइम। अब हम आगे देखते हैं कि डायमेंशंस क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज डायमेंशंस। तो बच्चों पहले हम लोग क्या करेंगे कि डायमेंशन निकालना देखेंगे, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग देखेंगे डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फोर्स का निकालूंगा डायमेंशन। अब मैंने मैकेनिक्स बोला कि ज़्यादातर इसमें मैकेनिक्स के पार्ट आने वाला है, तो आपका सिर्फ L, M और T रहेगा डायमेंशन में, ठीक है, लेंथ, मास, टाइम। सो फोर्स, अब डायमेंशन निकालते हैं हम लोग। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमको क्या करना है, मास, तो देखो मास है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है मास, तो इसको एज इट इज रहने देना है, ठीक है। तो मास का डायमेंशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। अब बात रही एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन तो इस फंडामेंटल में नहीं आता है। एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड क्वांटिटी, इट्स नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उसको हम लोग डिराइव क्वांटिटी में करेंगे, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी भी होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो ये बेसिकली हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो मास का तो मैंने m लिया हुआ है डायमेंशन में, इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ये जो ऊपर का पार्ट है ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली किस में आता है, लेंथ में आता है ना। तो ये मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी में आ रहा है, तो ये L हो गया। अब नीचे टाइम, टाइम है यहाँ पे, तो टाइम कितना पावर है उसका, 2 है, तो T का 2, ठीक है। अब अपने को लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई करना है यहाँ पे, तो ये हो गया m1, m रेज टू 1 है, l रेज टू 1 है, और t रेज टू, ये लॉ ऑफ इंडाइसिस आपको पता है, अगर ये नीचे +2 है तो ऊपर जाएगा तो -2। अब बच्चों इसमें देखते हैं, डायमेंशन मैंने निकाल लिया, कैसे निकाला। अब इसमें डायमेंशन क्या होगा, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो फोर्स है उसका डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटी में, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है इधर, लेंथ, मास, टाइम है ना। तो जो फोर्स है उसका डायमेंशन मास में, उसका डायमेंशन मास में कितना है,
पावर उसका कितना है 1, समझा। लेंथ में उसका डायमेंशन कितना है, फोर्स का जो लेंथ में डायमेंशन कितना है 1 उसका, क्योंकि लेंथ का पावर 1 है। टाइम में उसका डायमेंशन कितना है -2। तो बच्चों ये होता है डायमेंशन, मतलब ये जो पावर होता है, ये जो पावर होता है इसको ही हम लोग डायमेंशन बोलते हैं, समझा बच्चों। ये तो मैंने आपको बताया डायमेंशन कैसे निकालते हैं, बट ये जो पावर होता है इसको हम डायमेंशन बोलते हैं ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फोर्स। तो आपको डेफिनेशन में दिया होगा, डेफिनेशन में क्या दिया होगा कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, आर द पावर्स, तो ये पावर्स होता है, आर दी पावर्स टू विच द बेस क्वांटिटी, अब ये तीनों बेस क्वांटिटी है, लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों बेस क्वांटिटी है, टू विच द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड, मतलब ये उसके ऊपर ही है ना पावर, आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दी क्वांटिटी, मतलब इस क्वांटिटी को ये जो डायमेंशन है रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया, समझा बच्चों, बिल्कुल समझ गया। ये मैंने आपको डायमेंशन निकालना सिखाया और उसमें बताया कि डायमेंशन क्या होता है, समझा। अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। मैंने एक फोर्स का तो आपको बता दिया, और भी 2-3 ले लेते हैं। तो बच्चों मैं कुछ आपको डायमेंशन निकालना सिखा देता हूँ, आप फिर इजीली, अब जैसे मैंने एक तो सिखाई दिया फोर्स का, बाकी का तो अपने आप मिल जाएगा। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना, आप लोग डायमेंशन निकालने के लिए ना आपको फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए ही चाहिए, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला नहीं आएगा तो डायमेंशन नहीं सही निकलेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल क्यूब। तो एल तो आपको फंडामेंटल क्वांटिटी में ही आता है ना। हमेशा जो डायमेंशन रहता है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में ही रहता है, और यहाँ पे सिर्फ एलएमटी में रहेगा, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल क्यूब, मतलब डायमेंशन क्या होगा आपका एल क्यूब। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, जो वॉल्यूम का डायमेंशन है वो लेंथ में कितना है 3 है, मास में कितना है, क्या बोल सकते हो, मास में आपका 0 है ना। इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, कैसा लिख सकता हूँ, इसको मैं m0 L3 T0 ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो लेंथ में 3 है, मास में 0 है, और टाइम में 0, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास है, मास का तो पता ही है अपने को, फंडामेंटल क्वांटिटी है। वॉल्यूम एल क्यूब, वॉल्यूम का मैंने ऊपर ही निकाला है, वॉल्यूम का मैंने ऊपर ही निकाला है। तो m0 L3 T0। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से हम लोग देखो, लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से m जो है, m तो 1 है, पावर रेज टू 1, और ये 0 है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा ना, ये 0 ऊपर आएगा तो 1, L3 है नीचे, ऊपर जाएगा तो -3, T0, तो T का तो साइन अपन कंसिडर नहीं करते, 0 ही लेंगे। तो इसका जो डायमेंशन है वो लेंथ में कितना है, लेंथ में -3 है, मास में कितना है, लेंथ में -3, मास में 1 है, टाइम में 0 है, ये समझा। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक का फॉर्मूला एक होता है ½ mv², ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, डायमेंशन हमेशा ना किसी फिजिकल क्वांटिटी का होता है, हमेशा याद रखना। तो ये हाफ जो है ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट्स अ कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म। तो ये हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मास का डायमेंशन लिखते हैं डायरेक्ट, मास का हो गया m1, वेलोसिटी का स्क्वायर है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर और टाइम का स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया ये m1, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बेसिकली लेंथ होता है, तो L² टाइम t हो गया। हमेशा डायमेंशन कैपिटल में लेना है, कैपिटल लेटर, ये भी आपको नोट याद रखना है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन किस में है, कैसे आएगा, इसका डायमेंशन आएगा m1, और ये बॉक्स डालना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो आपका बॉक्स रहता है डायमेंशन आप लिखते हो तो ये डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। m1 L2 हो गया T-2। तो इसका जो डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी का, लेंथ में कितना है 2 है, मास में कितना है 1 है, टाइम में कितना है -2 है। तो ये इसके डायमेंशन है काइनेटिक एनर्जी का। अब एक्सेलरेशन की बात करूँ तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मतलब एल, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल, टी स्क्वायर। इसको पूरा क्या लिख सकता हूँ मैं, m0 l1 t-2। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन में का जो डायमेंशन है वो लेंथ में 1 है, मास में 0 है, ठीक है, टाइम में -2 है। इतना समझा आपको? ये समझा कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे डायमेंशन और क्या है, और डायमेंशन क्या होता है बेसिकली, डायमेंशन कैसे निकालते हैं और क्या होता है। तो ये सिंपल था, कुछ एग्जांपल थे बच्चों। अब क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे डायमेंशन आप याद रखो, यहाँ पे डायमेंशन याद रखो। मैं इसका डायमेंशन से यूनिट बनाता हूँ। मैंने क्योंकि क्या बोला, स्टार्टिंग में आपको बताया था कि यूनिट जो है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं डायमेंशन में, डायमेंशन के फॉर्म में, बट वो डायमेंशन हमेशा वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में रहता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि जो यूनिट है उसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंट अपने इसके डायमेंशन में, जो कि डायमेंशन में फंडामेंटल क्वांटिटीज के खाली सिर्फ टर्म रहते हैं, बेस, जिसको हम बेस क्वांटिटी बोलते हैं। तो इसको हम लोग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, ये सबको। चलो ये मैं रफ कर देता हूँ, हाँ हाँ, 1 मिनट में पूरा रफ कर देता हूँ। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूनिट्स कोई हम लोग डायमेंशन में एक्सप्रेस करते हैं, बट वो डायमेंशन आपका सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी का रहता है, सॉरी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी का रहता है। तो बच्चों क्या मैंने बोला कि जब मैं यूनिट्स को एक्सप्रेस करता हूँ तो क्या मैं डायमेंशन से यूनिट में वापस नहीं ला सकता? क्या ला सकता हूँ ना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। तो मैं डायमेंशन से अभी यूनिट में लेके आता हूँ। देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मास का वो आपका क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। तो केजी का 0 है, kg/0। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मैं एमकेएस सिस्टम में ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में आपको सिस्टम बता दिया था। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब, टाइम का सेकंड 0। तो बेसिकली ये क्या हो गया आपका, मीटर क्यूब हो गया। तो आ गया ना वॉल्यूम का यूनिट, डायमेंशन से ही आया ना, तो वही हो गया ना। आप रिवर्स भी कर सकते हो, ठीक है, मैंने यूनिट से डायमेंशन, डायमेंशन से यूनिट, ठीक है, ये समझा। अब इसका भी वही मैं यूनिट निकालता हूँ डायमेंशन से। मास/1 है मतलब kg/1 है, लेंथ/-3 है मतलब मीटर/-3 है, टाइम/0 है मतलब सेकंड/0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, kg/मीटर क्यूब। आ गया यूनिट, मतलब डायमेंशन से मेरा यूनिट आ गया। तो वही वाइस वर्सा होता है, आप यूनिट से डायमेंशन निकाल सकते हो, डायमेंशन से यूनिट, ठीक है। इसका यूनिट निकालते हैं, मास/1 है मतलब kg/1 है, लेंथ/-2 है मतलब मीटर/-2 है, ठीक है, सेकंड/-2। इसका मतलब क्या होगा, ये kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी का यूनिट मिल गया, जिसको हम इसको जूल भी बोलते हैं, ठीक है, ये जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का मिल गया अपने को यूनिट भाई। एक्सेलरेशन का यूनिट निकालते हैं डायमेंशन से, तो kg/0, एल मतलब मीटर/1, टाइम/सेकंड का -2। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों डायमेंशन से यूनिट भी मिल गया। तो ये याद रखना आपको, डायमेंशन से यूनिट या यूनिट से डायमेंशन से दोनों मिल सकते हैं, मतलब यूनिट से डायमेंशन, डायमेंशन से यूनिट, दोनों ही मिल सकते हैं, ठीक है, दोनों वाइस वर्सा अपन फाइंड कर सकते हैं। तो मतलब हमेशा क्या याद रखना है, जिसका भी यूनिट होता है ना उसका ही हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, सीधी सी बात है। अब बच्चों क्या आते हैं कि अब हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज में 2 और क्वांटिटीज देखे थे, आपको अगर याद आ रहा होगा तो, ठीक है। एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो आप एक नोट क्या रखना, अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। क्या नोट याद रखोगे, चलो मैं रफ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, इधर ही बता देता हूँ बच्चों, ठीक है। तो नोट आप क्या याद रखोगे कि एंगल जो रहता है, एंगल, एंगल या फिर कोई कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ पे इस काइनेटिक एनर्जी में हाफ था ना, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये आपको मैं नोट बता रहा हूँ, याद रखना, ये नोट में अंडरलाइन करके एक नोट आपको बता रहा हूँ। तो ये नोट हमेशा आप लिख लेना, टेक्स्ट बुक में लिख लेना, टेक्स्ट बुक पढ़ रहा था, किसी नोटबुक में लिख रहे हो तो नोटबुक में लिख लो, ठीक है।
तो एंगल हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गया, या पावर हो गया, ठीक है, किसी का पावर हो गया। कांस्टेंट टर्म में मैं क्या यहाँ पे एग्जांपल भी लिख देता हूँ, जैसे आप ले लो 2 ले लो, ठीक है, या पावर हो गया। पावर मतलब पावर मतलब पावर मतलब आर, आप क्या ले सकते हो, पावर यार, रेस टू पावर होता है ना, ए रेस टू बी, ठीक है। तो एंगल, कांस्टेंट टर्म या पावर। कांस्टेंट टर्म में आपके बहुत सारे कांस्टेंट टर्म आते हैं, जैसे आपके बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, काफ़ी सारे ऐसे कांस्टेंट टर्म आते हैं जिसका कोई यूनिट नहीं होता है, वो आप आगे पढ़ोगे। अब हम मैंने ऊपर ही आपको बताया कि जिसका यूनिट होता है उसका डायमेंशन होता है, जिसका डायमेंशन होता है उसका यूनिट होता है, ठीक है, वाइस वर्सा। बाकी अगर जिसका यूनिट नहीं है उसका डायमेंशन बिल्कुल नहीं होता है। तो एंगल का तो यूनिट है रेडियन, बट रेडियन आपके फंडामेंटल क्वांटिटी, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें नहीं आता ना, क्योंकि वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में आना चाहिए आपका ये, तो उसमें नहीं आता, तो इसके लिए इसका डायमेंशन, एंगल का डायमेंशन नहीं रहेगा, मतलब ये डायमेंशन लेस है। कांस्टेंट टर्म में भी यूनिट नहीं होता तो ये भी डायमेंशन लेस है। अगर जो बच्चों ये पावर रहता है, ए रेज़ टू बी पावर, तो ये पावर भी आपका डायमेंशन लेस रहता है, ठीक है, इसका भी हम लोग डायमेंशन कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो ये 3 ऐसी चीज़ें, एंगल हो गया, एंगल्स में आपके वो दोनों एंगल्स थे, प्लेन एंगल था और दूसरा कौन सा था बच्चों, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल था ना, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो ये दोनों का डायमेंशन आपका नहीं होगा, बिल्कुल डायमेंशन होगा ही नहीं। तो ये आप नोट याद रखना, ठीक है बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों 2.9 टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है, ये आपका अगला टॉपिक है, दैट इज 2.9। तो ये मैं आपको पूरा एज इट इज़ जैसा आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है ना, वैसे एज इट इज़ जैसा टॉपिक्स दिया है लाइन वाइज, वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी की, ठीक है बच्चों। इन दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन में, इसमें बस इतना सा क्या फ़र्क है कि पहला चीज़, जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो अगर मैं बोलूँ डायमेंशनल, डी मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, m0 L3 T0, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम होगा। अगर मैं बोलूँ डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम, डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ वॉल्यूम, तो बच्चों मुझे ऐसा ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, वॉल्यूम को v लेना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू m0 L3 T0, बस यही फ़र्क है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला में सिर्फ हम लोग सिर्फ उसका फॉर्मूला लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, और डायमेंशनल इक्वेशन में हम लोग ये पूरा टर्म लिखते हैं, मतलब वॉल्यूम को भी हमको ये ब्रैकेट में डालना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि डायमेंशनल लिखने के लिए ये ब्रैकेट डालना ज़रूरी है, ठीक। तो बच्चों ज़्यादा फ़र्क नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन में। आपका डायमेंशनल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो खाली वो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है आपको, और डायमेंशनल इक्वेशन की बात करें तो पूरा वॉल्यूम को भी इस ब्रैकेट में डालना है और साथ में उसका फॉर्मूला भी लिखना है। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। ऐसे आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बता सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन के बीच का फर्क। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज 2.10 टॉपिक, डायमेंशन एनालिसिस और उसका एप्लीकेशन, ओके। अब बच्चों ये आपका आखिरी टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस इस चैप्टर का। तो बच्चों डायमेंशन एनालिसिस में ये दोनों जो आपका 2.10.1 और 2.10.2 ये दोनों मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। सो पहले हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं, देखो इसमें जो डायमेंशन एनालिसिस है उसको, उसमें बेसिकली सबसे पहले क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। क्या है उसका नाम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। क्या मैं बराबर स्पेलिंग लिख रहा हूँ पता नहीं मुझे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एक टर्म आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इस ये क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कोई भी दो डायमेंशन को मैं
ऐड कर रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो दोनों डायमेंशन का जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम होना चाहिए, बस ये यही बोलता है। समझा? नहीं समझा तो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं, लेंथ का एक फिजिकल क्वांटिटी है प्लस मास, तो अगर कोई डायमेंशन लेंथ कोई मतलब आपको ऐड करना है लेंथ प्लस मास को, तो ये वैलिड नहीं है। मैंने यही यही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यही बोलता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर सेम है, जैसे लेंथ प्लस लेंथ है, तो ये एडेड है, मतलब ये ऐड हो सकता है। लेकिन वही अगर दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग रहा तो वो ऐड नहीं हो सकता, ना ही सब्ट्रैक्ट हो सकता। मतलब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करने की बात करूं तो वो भी नहीं हो सकता, लेकिन लेंथ माइनस लेंथ हो सकता है। ये समझा? तो यही बच्चों आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बोलता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इसका इसका काम क्या है, इट इज वेरी एक्सट्रीमली यूजफुल, ताकि आपका जो इक्वेशन है, जैसे अभी मैंने इसके पहले बताया कि डायमेंशन इक्वेशन कैसे आता है, डायमेंशन फॉर्मूला डायमेंशन इक्वेशन दोनों के बीच का फर्क बताया, तो उसको चेक करने के लिए उसका करेक्टनेस, उसका इक्वेशन का करेक्ट है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर अभी क्या होता है कि हम लोग देखेंगे, अभी चेकअप करेंगे कि कौन सा इक्वेशन सही है कौन सा इक्वेशन गलत है। तो हम लोग इक्वेशन लेंगे काफ़ी सारे, उस इक्वेशन में चेक करेंगे कि क्या हर एक का डायमेंशन सेम है। अगर हर एक का डायमेंशन सेम रहेगा तो वो इक्वेशन करेक्ट रहेगा, ठीक है बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो बच्चों इसके पहले एक चीज़ नोट करेंगे कि प्योर नंबर, मैंने आपको पहले वैसे बता चुका हूँ कि प्योर नंबर जो कि आपका 2 3 4 होता है, और अगर दो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड में रहा, जैसे लेंथ अपॉन लेंथ, मास अपॉन मास, स्पीड अपॉन स्पीड, तो इसके पहले मैं आपको बताऊं कि तो इन तीनों का डायमेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे लेंथ अपॉन लेंथ तो कैंसिल, मीटर मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाता है ना, कांस्टेंट नंबर ही बचेगा। मास अपॉन मास, केजी अपॉन केजी कैंसिल हो जाता है, स्पीड अपॉन स्पीड जो भी यूनिट रहेगा कैंसिल हो जाएगा। जब यूनिट ही कैंसिल हो जाएगा तो डायमेंशन कहाँ से बचेगा, है ना बच्चों। और प्योर नंबर के पास तो कोई यूनिट ही नहीं है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया जहाँ पर यूनिट है वहीं पे डायमेंशन है, ठीक है। सो अब आगे चेक करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, फिर उस पर हम लोग ये अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ओके, तो बच्चों मुझे ना ये जो इक्वेशन दिया है v इज इक्वल्स टू यू टी, तो इस इक्वेशन को चेक करना है क्या ये करेक्ट है कि नहीं है। अब देखो, करेक्ट होने का ना यहाँ पे कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, वो क्या बोलता है कि अगर इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, अगर ये तीनों का डायमेंशन मेरा सेम आता है, तीनों का डायमेंशन, ना कि ये दोनों ऐड करके डायमेंशन मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वो दोनों ऐड भी होगा भी नहीं, पहली बात तो ये। तो ये तीनों का डायमेंशन, इसका अलग से डायमेंशन निकालेंगे, इसका अलग से डायमेंशन निकालेंगे और इसका, तो अगर ये तीनों का डायमेंशन सेम आएगा, ठीक है, तो ये इक्वेशन करेक्ट है। अगर इन तीनों में से किसी भी एक का गड़बड़ आ गया, गलत आ गया, तो ये इक्वेशन करेक्ट नहीं रहेगा। तो चलो चेक करते हैं। LHS में हम लोग v का डायमेंशन निकालते हैं, तो v का डायमेंशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड डिस्प्लेसमेंट नथिंग बट L1 और t माइनस 1, ठीक है। ये मैं आपको डायरेक्ट बता दिया डायमेंशन। u का निकालते हैं, तो u इज बेसिकली नथिंग बट स्पीड, है ना, इनिशियल स्पीड होता है, तो वो भी स्पीड इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वही चीज़ हो गया L1 t माइनस 1, तो ये दोनों डायमेंशन तो चेक सही आ गया। अब इसका देखते हैं, अगर ये गलत आ गया तो इक्वेशन गलत है, ठीक है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्प्लेस अपॉन टाइम स्क्वायर इनटू टाइम। तो एक टाइम ने मार डाला तो बचा क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही बचा, जो कि ऊपर वाला भी है L1 t माइनस 1। इसका भी डायमेंशन सेम आया, मतलब ये तीनों का डायमेंशन मेरा सेम आया। अब मैंने क्या बोला था कि तीनों का डायमेंशन सेम आया, तो ये इक्वेशन इज, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, ये इक्वेशन आपका सही है, ठीक है बच्चों। अब एक और इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक और मैंने इक्वेशन लिया है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, ये तीनों का डायमेंशन सेम आना चाहिए, ठीक है। तो एस इज तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1 ही होगा। लेट्स सी नेक्स्ट वाला यूटी इज नथिंग बट यू आपका क्या है? स्पीड होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड होता है।
यू इज नथिंग बट इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो स्पीड को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑन टाइम इनटू टाइम, तो टाइम ने टाइम को मार डाला, बच गया एस। तो ये हो गया आपका, दो तो करेक्ट आ गया। बात करते हैं इसकी, हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों मैंने अब स्टार्टिंग में बता दिया कि ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डायमेंशन नहीं होता है। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, और इनटू टाइम का स्क्वायर भी है, तो टाइम स्क्वायर ने मार डाला एक दूसरे को, तो बच गया एस। तो ये हो गया आपका L1, मतलब मेरा तीनों का डायमेंशन सेम आया, इसका मतलब मेरा इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें एग्जाम्पल नंबर 2.15 टेक्स्ट बुक में आपके एनसीईआरटी के बच्चों बोला है, एग्जाम्पल नंबर 2.15 है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है कि क्या ये जो आपका इक्वेशन दिया ये करेक्ट है कि नहीं है। तो यह हमको तो निकालना पड़ेगा सबसे पहले दोनों का डायमेंशन। तो पहले हम हाफ एम वी स्क्वायर का निकालेंगे, हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, एम का हो गया एम, ठीक है, वी का हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन दोनों का स्क्वायर। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, एम एस हो गया एल स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2। तो इसका डायमेंशन अपने को आ गया। अब हम लोग नीचे वाले का डायमेंशन निकालते हैं, दैट इज एम जी एच। वाह 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 वाह, एम का एम होगा, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी जो होता है ना वो एक्सेलरेशन ही होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो हम लोग उसमें एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लगाएंगे और उसका ही डायमेंशन उसमें लगेगा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर, है ना। तो एक्सेलरेशन का हमने डायमेंशन निकाला था ना, इसके पहले हमने एक एग्जांपल लिया था। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आया था, उसका आया था m0 l1 t -2, ठीक है, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन। अब h आपका क्या होता है, हाइट होता है, मतलब वो l ही होता है, लेंथ होता है, वो लेंथ में आता है। फंडामेंटल क्वांटिटी की अगर बात की जाए तो वो लेंथ में आता है, ठीक है। तो अगर कंबाइन करते हैं, अब ये लॉ ऑफ इंडाइसिस आ गया, ये m0 है, ये m1 है, तो 1 + 0 हो जाएगा, डिवाइड में रहता है तो माइनस होता है ना, अगर ये डिवाइड ये मल्टीप्लाई में है तो प्लस, तो 1 + 0 इज 1, l ये 1 है, ये मल्टीप्लाई में है तो 1 है, तो 1 + 1 इज 2, l1 + 1 इज 2, t -2 तो बच्चों क्या सेम आ रहा है, ये m⁻² कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो क्या बच्चों सेम आया, हाँ भाई मेरे को तो सेम ही दिख रहा है, आपको भी सेम दिख रहा है। तो ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, हम लोग क्या बोलेंगे, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। हमेशा जब इक्वेशन डायमेंशन निकालने के बाद करेक्ट आता है ना, तो आपको क्या लिखना है कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि आपने डायमेंशन निकाल के उसको, डायमेंशन से आपने उसको करेक्ट बताया, तो आपको ये लिखना अब जरूरी है, डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। सो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 2.15। अब अगला है आपका एग्जाम्पल नंबर 2.16 बच्चों, वो भी सेम है, वो एमसीक्यू टाइप का है बच्चों। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 2.16 है वो भी सेम है, उसमें आपको बस ये पूछा है, क्या बोलते हैं, एमसीक्यू टाइप का पूछा है। उसमें क्या बोला है, देखो मैं क्वेश्चन आपको एक मिनट दिखा ही देता हूँ, ये तो हो ही रहा क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला है कि इसमें से कौन सा वाला इक्वेशन सही है, ठीक है, ए वाला सही है, बी वाला सही है, सी वाला सही है, डी वाला सही है, ई वाला सही है। यहाँ पे जो के है ना, के वो काइनेटिक एनर्जी डिनोट करता है। स्टार्टिंग में देखो हम लोगों ने लिया था काइनेटिक एनर्जी, है ना, उसका डायमेंशन भी निकाला था, और बाकी आपको डायमेंशन देखना है निकाल के। तो मैं देखो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, यही है ना, बीच वाला, हाँ, काइनेटिक एनर्जी को लो हाफ एम वी स्क्वायर। तो इतना करने से अच्छा डायरेक्ट आप पहले बीच वाले बी वाले का ही देख लो डायमेंशन, और बी वाले का डायमेंशन दोनों जगह का सेम ही आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा वो बी रहेगा, ठीक है, समझा। बी वाले का डायरेक्ट आप ऑप्शन निकाल सकते हो, के का निकालना, ठीक है, के का डायमेंशन निकालना, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, वो इसी फॉर्मूले से निकालो, हाफ एम वी स्क्वायर से, फिर हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन निकालो, दोनों एल एच इज इक्वल टू आर एच एस बता दो, फिर देखो द ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 2.16। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, डिड्यूसिंग रिलेशन 10.2, वो है आपका टेक्स्ट बुक में देखिए आप, डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी।
इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी दो, तीन या कितना भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उनके बीच में रिलेशन लेके आना, मतलब उनका फॉर्मूला बनाना आप बोल सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी के बीच का फॉर्मूला बनाना या उनका इक्वेशन लेके आना, ठीक है। तो वही टॉपिक का नाम है डेड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग दी फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों इसका आपको डायरेक्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल लेके आपको बताया हुआ है। तो ये एग्जाम्पल सेम लेके मैं आपको समझा दूंगा एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है बच्चों। तो एक काम कर सकते हो आप वीडियो को पॉज करके इस एग्जाम्पल को आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप पॉज करो वीडियो को और एग्जाम्पल को एक बार रीड कर लो, ठीक है। रीड कर लिया? अब देखो, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ बोर्ड पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों उसमें क्या बोला है कि एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल है 2.17, ठीक है। सो उसमें क्या बोला है कि बच्चों एक बॉब है, एक बॉब है। बॉब मतलब क्या, आप स्मॉल मास बोल सकते हो। वो एक धागे से, ऐसे पेंडुलम, यू कैन सी पेंडुलम, आपने वो देखा ही होगा, वो जो घड़ी रहता है ना, घड़ी के नीचे वो पेंडुलम, वही, ठीक है। तो ये एक लेंथ से उस बॉब को बांधा हुआ है। अब ये क्या होगा कि ये ऐसा ऐसा रोटेट करेगा, ठीक है। रोटेट मतलब ऐसा ऐसा आगे जाएगा, टू एंड फ्रो मोशन में रहेगा। तो अगर बच्चों ये जो बॉब है एक बार आगे गया यहाँ तक, मैक्सिमम जितना होता है उतना गया, फिर वो अगर वो रिटर्न आता है इसी पोजीशन पे, वो आगे जाके एक बार रिटर्न आया, तो उसको हम लोग वन टाइम पीरियड बोलते हैं। समझे आप टाइम पीरियड क्या होता है? वो बॉब एक बार आगे गया, फिर वो रिटर्न इसी पोजीशन पे आया, तो वो वन टाइम पीरियड होता है। ये समझा? तो वो जो आपका टाइम पीरियड है उसमें बोला है बॉब, इसका पेंडुलम का, वो किस पे डिपेंड है? वो डिपेंड है आपका लेंथ पे, वो डिपेंड है आपका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी पे, वो डिपेंड है आपका मास ऑफ बॉब पे। बॉब का जो मास है, लेंथ किसका रहेगा? वो धागे का, वो जो स्ट्रिंग का लेंथ रहेगा। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी बॉब पे लगेगा नीचे की तरफ, और मास उस बॉब का, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है इस पे डिपेंड है। आपको क्या बोला है कि इस टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लेके आओ, इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला लेके आओ, या इस टाइम पीरियड का इक्वेशन लेके आओ, क्या बनेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों कैसा है, जो आपका टाइम पीरियड है वो, उसमें जो आपका डिपेंड रहेगा वो पता नहीं हमको लेंथ रेस टू कितने पे डिपेंड रहेगा, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी रेस टू कितने पे डिपेंड रहेगा, मास रेस टू कितने पे डिपेंड रहेगा। ये तो एल रेस टू, ये जो एल रेस टू एक्स है वो एल रेस टू -1 भी तो हो सकता है ना। तो एल रेस टू अगर -1 आते तो 1/L होगा वो, अगर वो एल रेस टू -2 रहा तो 1/L² होगा, ठीक है। तो अपने को पता नहीं वो एल ऊपर ही रहेगा या फिर नीचे आएगा अपॉन में। वही सेम इन लोगों के साथ भी, ये y की वैल्यू अपने को पता नहीं है कितना है, -1 या -2। तो इसके लिए हमने क्या लिया, लेट से एक्स वाई डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एल रेस टू एक्स, जी रेस टू वाई, एम रेस टू जेड। अब बच्चों हम लोग इसका इक्वेशन निकालते हैं। अब बच्चों आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हमने देखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं। तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो जो टाइम पीरियड है वो आपका क्या आएगा, के एल रेस टू एक्स, जी रेस टू वाई, एम रेस टू जेड। क्यों हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, और इसका डायमेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों ये इक्वल टू है, तो हमको क्या करना है, एल एच एस का डायमेंशन लेना है और सबका डायमेंशन लेना है। तो पहले मैं एल एच एस का डायमेंशन लूंगा। एल एच एस आपका क्या है, टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होगा, एम रेस टू जीरो, एल रेस टू जीरो, टी रेस टू वन, खाली टाइम रेस टू वन होगा, बाकी दोनों जीरो। आर एच एस का मैं डायमेंशन लूंगा। तो आर एच एस जो है, के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन होगा नहीं होगा। लेंथ, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, L1 होगा। रेस टू है x, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब बेसिकली ये एक्सेलरेशन है ये। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, क्या होता है, याद है, याद है ना, क्या होता है, L1 t रेस टू -2, m0 होता है, तो मैं m यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों। रेस टू y, m मास है, तो मास का डायमेंशन m, कैपिटल M रेस टू z। अब बच्चों इसको मैं
एक प्रॉपर्टी आपको याद है मैक्स की? मैक्स की प्रॉपर्टी है ए रेज टू एक्स इंटू ए रेज टू वाई होता है, तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, ए रेज टू एक्स प्लस वाई। अगर ये ए सेम रहना चाहिए तो इसको एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अगर ये ए रेज टू एक्स अपॉन ए रेज टू वाई है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए रेज टू एक्स माइनस ए रेज टू वाई। तो दिस इज द लॉ ऑफ इंडाइसिस, ठीक है, ये एक्चुअली लॉ ऑफ इंडाइसिस है, ठीक है, ये सारे। तो ऐसे ही मैं इसमें लगाऊंगा, ये 1 इंटू एक्स क्या होगा, एल रेज टू एक्स होगा, ठीक है। मैं पहले एक्स वाई दे देता हूँ, ये क्या होगा, एल वाई होगा, ये क्या होगा, टी रेज टू माइनस टू वाई होगा, ये क्या होगा, एम रेज टू जेड होगा, ठीक है। इतना तो समझ में, जेड है टू, मैंने गलती से टू दिख रहा है शायद। तो अब आपको वही लॉ ऑफ इंडाइसिस जो मैंने बताया वो लगाना है। तो एल एक्स और एल रेज टू वाई, तो क्या होगा, एल रेज टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। एम एम पहले मैं क्या करता हूँ, एम लिखता हूँ, फिर एल लिखता हूँ, ठीक है। पहले मैं एम लिखता हूँ, एम रेज टू क्या है यहाँ पे, अकेला जेड है, जेड। अब एल का पावर लिखता हूँ, एल का पावर क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। टी का पावर, टी का पावर होगा माइनस टू वाई, ठीक है बच्चों। तो मुझे क्या पता है कि एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस है, ये मुझे पता है ना। यहाँ पे देखो, दिस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है। तो क्या दोनों का डायमेंशन मैं सेम लूंगा, मतलब जो ये डायमेंशन है और जो ये डायमेंशन है, ये दोनों मैं सेम लूंगा। तो दोनों का डायमेंशन सेम लेते हैं, तो दोनों का डायमेंशन मैं सेम यहीं पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहीं पे मैं दूसरा एल एच एस का डायमेंशन ले लेता हूँ, क्या था, एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी रेज टू वन, ठीक है। तो यहीं पे मैंने उसका डायमेंशन ले लिया क्योंकि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस था, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है, ये आपका z है, एम रेज टू जेड। अब क्या होता है कि जो आपका पावर है हम उसको इक्वल लेते हैं। अगर ये आपका टर्म सेम रहता है और बीच में इक्वल टू रहता है, तो जो उसके पावर होते हैं उसको हम लोग इक्वल लेते हैं, ठीक है। सो ऑन यू कैन से ऑन कंपेयरिंग जो z की वैल्यू है वो क्या आएगी, ज़ीरो। ऑन कंपेयरिंग z इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एम रेज टू जीरो है, यहाँ पे एम रेज टू जेड है, तो z इज इक्वल टू जीरो, ये समझा। अब दूसरा एल रेज टू जीरो है, ये एक्स प्लस वाई है, तो मतलब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो आ गया, ये दूसरा इक्वेशन आया, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब टी की मैं बात करूं तो माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू वन, माइनस रेज टू वाई इज इक्वल्स टू वन होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपका ये सेम है उसका, और ये दोनों इक्वल है, तो उसका जो पावर है हम उसको इक्वल ले सकते हैं। तो y इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ गया, माइनस हाफ। तो y की वैल्यू जब माइनस हाफ आ गई तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो y की वैल्यू आप रखो यहाँ पे, x माइनस हाफ इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल्स टू हाफ। तो x इज इक्वल्स टू हाफ आया, ये माइनस हाफ आया। मैंने क्या बोला था, x y z अपने को पता नहीं है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो उसकी वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो ये यहाँ पे मैं वैल्यू रख रहा हूँ, t इज इक्वल्स टू के एल रेज टू एक्स, एल रेज टू एक्स, एक्स क्या है, हाफ है, ये देखो हाफ है, जी रेज टू वाई, वाई क्या है, माइनस हाफ है, ठीक है। और जेड रेज टू एम रेज टू जेड, एम रेज टू जीरो है, मतलब ये पावर तो है ही नहीं, एनीथिंग रेज टू जीरो वन होता है हमेशा याद रखना, तो इसको मैं वन कंसिडर कर सकता हूँ। तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो एल रेज टू हाफ है उसको अंडर रूट ऑफ एल, ये जो एल रेज टू हाफ है उसको मैं अंडर रूट ऑफ एल लिखता हूँ, ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, इट्स अ मैथ्स। और जो माइनस है उसको मैं अपॉन में जी रेज टू हाफ लिखता हूँ, प्लस में आ गया ना, नीचे आया तो जो जी नीचे आया डिवाइड में तो प्लस हो गया, ये तो वन हो गया, तो ये टाइम पीरियड ही चल रहा है अभी तक। तो के इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ एल अपॉन अंडर रूट ऑफ जी, ये है ना प्लस हाफ है, जी रेज टू प्लस हाफ है, तो ये रूट हो गया। जैसे यहाँ पे एल का एल रेज टू हाफ था तो अंडर रूट ऑफ एल लिया था, तो जी रेज टू हाफ रहेगा तो अंडर रूट ऑफ जी। तो बच्चों ये पूरा क्या हो जाएगा, तो इसको मैं पूरा क्या लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू के अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। तो ये हो गया आपका टाइम पीरियड, जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, उसका फॉर्मूला आ गया ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। समझा बच्चों, समझा है ना।
तो ऐसे हम लोग अगर कोई भी इक्वेशन मुझे दिया रहेगा, कोई भी ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या हमेशा देख लो, ध्यान से देख लो, ठीक है, ऐसे आप किसी का भी इक्वेशन निकाल सकते हो, किसी का भी फॉर्मूला आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब बच्चों में आप, तो बच्चों आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, ये देखो, ये लास्ट आपका टॉपिक था 2.10.2। अब आपको कोई भी कैसा भी डिपेंड बोला रहेगा कि ये चीज़ इस पर डिपेंड है, ठीक है, और आपको बोला रहेगा इक्वेशन बनाना है या फिर फॉर्मूला बनाना है, तो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर इज ओवर। तो चैप्टर में से अगर कुछ भी पूछे, कैसा भी पूछे, तो आप बता सकते हो, क्योंकि मैंने बताया, हर एक एग्जाम्पल भी बताया। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3। ठीक है बच्चों, दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बच्चों, गुड बाय, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिए। ओके, सो गुड बाय।